सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एजुकेशन इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा और हमने कोशिका की अनेक प्रकार की बात की, आज उनको आगे लेके चलते हैं। पहली बात कि कोशिका में आखिर विभाजन क्यों होता है, इसका कारण समझेंगे। बेटा एक एक पॉइंट को समझना। और अब आज आपका एग्जाम भी इधर ही हो जाएगा और सब चीज़ें इधर ही हो जाएंगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपने पीछे कितना तो पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा। टेस्ट के लिए प्रिपेयर हैं लोग बाग, तो आज देंगे। देखो बेटा, शुरू से बात करते हैं अपन। एक छोटी सी कोशिका उठाते हैं। मान लो ये कोई कोशिका है। अभी प्रेजेंट में आप ये नहीं कहोगे ये जीवित कोशिका है मृत कोशिका, आपको सिर्फ कोशिका के बारे में समझना है। ये कोशिका है। पहली बात, मैंने क्या कहा कि आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? मैं पूछूं जिससे ही बताना है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसकी खोज आपको दिमाग में रखना है, सी नागेली। बेटा एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कि आपको खोज ऐसे ही याद होंगी, क्योंकि ऐसे तो वैज्ञानिकों के नाम बहुत आते हैं, याद नहीं हो पाएंगे। आपको तुरंत ही डायग्राम के माध्यम से सारी चीज याद करनी है बेटा। हेलो भैया, आपको बताना है अब। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि इसके अंदर कोशिका अंग होते हैं या नहीं होते? जी, हाँ ना का जवाब बस। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव होता है, इसके अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं? क्या मैं सही हूं इस बात से? सही हूं? साइटोप्लाज्म यानी क्या पाया जाता है? कोशिका। कोशिका द्रव पाया जाता है। इस कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदिश ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं। बेटा कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? हाँ, कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? एक नंबर तो यहीं कट गया तेरा टेस्ट का। ये क्वेश्चन बेटा है इसमें यार। किसने की थी? पुरकेंजन। ये चीजें अभी याद कर लो। पुरकेंजी। एक चीज ध्यान रखना, एक बात, कि जब मैं नाम प्रेजेंट कर रहा हूं तो इसके नाम के आगे आपको वैज्ञानिकों के नाम याद कर लेना। ऐसे ही याद होंगे कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, कोशिका द्रव की खोज किसने की। जब आप ऊपर का ही नहीं पढ़ पाओगे तो अंदर का तो आप कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे आप चलोगे अंदर तक। फिर बात की मैंने कि कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसकी खोज किसने की। अंतःप्रदिश जालिका की खोज किसने की। गोल्जी काय पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, ये किस किस में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सार बनेगा आपके। ऐसे नहीं बनेगा कि एक चीज याद करोगे फिर भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सी नागेली ने कोशिका ध्रुव की खोज की या कोशिका भित्ति की खोज की। जब ऑप्शन ऐसे आएंगे ना, सी नागेली, पुरकेंजे या अक्सले, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसकी खोज किसने की। तो ये बात समझने कह रहा हूँ बेटा, कल याद कर लेना, आज यही देख लो। अब क्या बात कर रहे हैं अपन? इसमें क्या पाया जाता है? फिर इसमें जो क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। अब अपन बात करेंगे विभाजन की। देखो मैंने आपको एक चीज बता रखी है बेटा, इसको समझना। यदि ये मैं दिमाग में आपके बैठाना चाह रहा हूं, यदि ये बैठ गया आपके दिमाग में, हो सकता है आप बिल्कुल सही कर दो। मैंने कल पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था? देखो, कोशिका में इस तरीके का से एक चक्कर चलता है। मान लो कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो उसमें प्रावस्थाएं चलती है। G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था। कभी कभी प्रश्न बेटा ऐसे आता है, देखो समझो। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो प्रावस्था है विभाजन की, विभा विभाजन की प्रावस्था का
सही क्रम है, सही क्रम है। बेटा इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपके दिमाग में पता नहीं चलेगा। आप कहते हो ना कि टेस्ट लो टेस्ट लो, टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके 0 नंबर से 0 ही आ जाएंगे। यदि 10 नंबर का पेपर होगा, आपको 1 2 3 नंबर मिलेंगे। आप देखना फिर क्या रहता है आपका। तो आप बताओ, इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया आपसे, सुनो। G1 G2 और S। सेकंड G1, बेटा एक क्वेश्चन भी लिख लिया करो आप, क्योंकि आपके ध्यान रखेगा। G1 S और G2, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ आपने देखो, कुल मिला के मेरी बात सुन लो अभी, फिर मैं आपको उतारने का टाइम दूंगा। आपने देखो G1 भी फेज पढ़ ली, इसके अंदर ये होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण, ये भी मान लो क्वेश्चन ये उठ के आ जाए और अपन को क्रम में ही कंफ्यूज हो जाए, तो फिर पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर है, आपका सीधा सीधा नंबर जाता है। तो इसलिए मैं पढ़ाते टाइम ही क्वेश्चनों को क्यों लेके चल रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन ऐसे पिकअप होते हैं। माइंड में क्वेश्चनों को घुमाया जाता है कि अपन ने G1 भी पढ़ ली, G2 भी पढ़ ली और S भी पढ़ ली, फिर भी अपन से क्वेश्चन ये हल नहीं हो रहा। तो ये बात को ध्यान देना है। अब मैंने आपको 1 मिनट मैंने लगाया था, शायद है या नहीं देखता हूँ। मैंने आपको कल पढ़ाया था बेटा, दोबारा दिखा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे, सारणी में टाइम लग जाएगा। आपको ये सारणी पढ़ाई थी, दिख रही है किसी को? और थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये बताया था कोशिका का विभाजन किस किस अवस्थाओं में होता है। पहले एक अंतराफेज अवस्था चलती है। इन चीज़ों को मैं बार बार दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब मैं थ्योरी लिखाऊंगा इनकी, आपको थ्योरी लिखाते टाइम समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा रहे हैं सर, इसलिए पहले ही दिमाग में डाल लो कि किस तरीके से विभाजन होता है आखिर। पहली बात कि जो अंतरावस्था है, इसकी वैज्ञानिक है पेलेक नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी कि इसमें इस तरीके की सी अवस्थाएं चलती हैं। पहली अवस्थाएं जीवन अवस्था चलती है। मैंने एक चीज का ध्यान दिया आपको, अंदर से क्वेश्चन निकाल के बताया। अब ये तो आप ही बता दोगे जीवन अवस्था में क्या क्या होता है। मैंने आपको जो अंदर के क्वेश्चन है ना, कि किस तरीके से बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो वो बताया कि आपको क्रम के अनुसार पूछ ले तो आपको बताने में बहुत दिक्कत होगी। आप 4 ऑप्शनों में से ये भी डिसाइड नहीं कर पाओगे बेटा कि किस तरीके से ये क्रम है। पहली बात की मैंने कि जीवन अवस्था, जीवन अवस्था में क्या पाया जाता है भैया? जीवन अवस्था क्या करती है? आरएनए, प्रोटीन और एटीपी का निर्माण, कोशिका झिल्ली को समाप्त करती है, नष्ट करने का काम करती है। फिर एस में क्या होता है? डीएनए का धीरे धीरे संश्लेषण होता है। फिर G2 अवस्था चलती है, इसमें कोशिका अंग क्या हो जाते हैं? दुगने हो जाते हैं, क्योंकि कोशिका 2 भागों में विभाजित होगी तो कोशिका अंग क्या होंगे? डबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद कोशिका की अवस्थाएं चलती है, क्या कि कोशिका द्रव का विभाजन होगा, और किसका विभाजन होगा? कोशिका का द्रव, केंद्र में जो द्रव है उसका विभाजन होगा, और कोशिका में जो द्रव है उसका विभाजन होगा। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि ये केंद्र है, इसका विभाजन होगा केंद्र का, और ये कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसका विभाजन होगा। अब देखो जिस प्रकार मैं लगाता हूं वो चले कहां जाती है बेटा? हाँ, पहली बात वैज्ञानिक का नाम, ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं समझना। अब आखिर ये अवस्थाएं क्या करती हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये कोशिका द्रव का विभाजन कैसे करती हैं, आज उनको पढ़ेंगे अपन। दूसरी बात करते हैं अब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखो कोशिका विभाजन, पहली इसकी परिभाषा, अब बनाओ मुझे परिभाषा, क्या बोलोगे?
मैंने बताया कि ये होती है, ये कोई कोशिका है, इसका विभाजन होना है, तो इसे क्या कहते हैं? मात्र कोशिका। मात्र कोशिका यानी मदर सेल। जब इसका विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाओं में टूटेगी, तो इससे क्या बने? पुत्री कोशिकाएं का निर्माण हुआ, तो इन्हें क्या कहे? डॉटर सेल यानी पुत्री कोशिका। अब आपको परिभाषा बताते हूं। मात्र कोशिका का विभाजन होके लिख लो आप। मात्र कोशिका, कोशिका में विभाजन होकर वह पुत्री कोशिका, कोशिका का निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ में आए ये लाइन? कि एक मात्र कोशिका होती है, वो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी एक कोशिका, मान लो एक कोशिका है, उसे दूसरी कोशिका का निर्माण करना है, तो वो क्या करेगा? जैसे कि ये कोई कोशिका है, इस कोशिका, ये छोटी कोशिका है, जब ये इसको वृद्धि करनी होगी तो ये क्या करेगी? अपने जो कोशिका द्रव भरा हुआ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, अंतःप्रदेश जालिकाएं, ये सारी होती है, इनके आकार में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जब इस तरीके से वृद्धि करेगी तो ये क्या करेगी? धीरे धीरे सब केंद्रक ऐसा कैसा रहेगा? वृद्धि करेगी। फिर केंद्रक में जो मैंने आपको बताई कि मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्थाएं चलेगी। फिर ये क्या करेंगे? केंद्रक में विभाजन करेंगे, और केंद्रक में विभाजन करके ये दो कोशिकाओं में टूट जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण या विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। लाइन समझ में आई? समझना जिस तरीके से मैं भाषा में कह रहा हूँ। आपको इसमें से क्वेश्चन निकालूंगा ना, फिर आप देखते रह जाओगे कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी मैंने किया, कोई बता ही नहीं पाएगा। फिर यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता ना आपको कि इसका क्रम बताओ, तो आप कभी नहीं कर पाते। मेरी 100% गारंटी है। आप पूरा पढ़ लेते हैं ना कोशिका को, कि जी1 अवस्थाएं पढ़ ली, जी2 अवस्थाएं पढ़ ली, एस अवस्थाएं पढ़ ली, आपके क्रम का क्वेश्चन कभी सही नहीं होता। बेटा मैं आगे से आगे बता के चल रहा हूँ कि इस तरीके के से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब उसको समझना आप। लाइन से साइंस के हर लाइन का क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना। और मैं आपको लाइन टू लाइन बात कर रहा हूँ इसी वजह से। अब देखो, पहली चीज थोड़ा सा समझो। जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में विभाजन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के द्वारा होता है। जंतु कोशिका में गुणसूत्र के द्वारा कोशिका क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। जबकि आपसे बात करें पादप की, पादप कोशिका में किसके द्वारा? पादप कोशिका में बेटा हरित लवक एक वर्णक है, वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। बस उसका काम इतना सा ही है। कोशिका में प्लांट सेल यानी एक पट्टी के द्वारा किसका निर्माण होता है? द्वारा कोशिका विभाजन होता है। बेटा मेरी हर लाइन को आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, अब उसको समझना। हर लाइन का अलग अलग मतलब होता है, अब इसको समझना। पादप कोशिका है। अब देखो बेटा, पादप कोशिका ये है कोई पादप कोशिका, समझो। मैंने आपको दो विभाजन बताए, एक तो पट के द्वारा और एक खांच के द्वारा। अब समझो, मान लो ये पादप कोशिका में ये कोई केंद्रक है, समझो जी।
हाँ, पादप सेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पादप कोशिका लिख लो ना, पादप कोशिका लिख लो या प्लांट सेल लिख लो, कोई दिक्कत, वो सेम ही है। अरे तो समझो, वो ही तो समझा रहा हूँ ना बेटा। अब इसका लाइन का मतलब समझा के लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो तो सही। तो क्या हुआ, जैसे ये पादप कोशिका है, ठीक है। इस पादप कोशिका में ये केंद्र में इस तरीके की सी वृद्धि होती है, ये किसके द्वारा होती है? फेगोसाइटोसिस। एक बात समझना कि पट्ट का निर्माण और एक खांच का निर्माण, पहले तो ये दिमाग में डालो कि मान लो ये कोई कोशिका है ना। यदि वो इस तरीके का ऐसा विभाजन हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोशिकाएं बनती जा रही है, कोशिकाएं बनती जा रही है, और ये इधर को पूरी कोशिकाएं बन गई, इधर को पूरी कोशिकाएं बन गई, तो इस किसका निर्माण हुआ? एक पट का निर्माण होगा। पट से ये कोशिकाएं इससे अलग हो गई, मान लो ये कोशिकाएं इससे अलग हो गई, और ये कोशिकाएं इससे अलग हो गई, तो किसका निर्माण हुआ? पट के द्वारा। अब मान लो ये कोई कोशिका है, ये कोशिका है, अब इसमें किस तरीके का विभाजन होगा? मान लो ये कोई कोशिका है और ये इस तरीके के से विभाजन कर रही है, जैसे ये खांच बनी और ये खांच बनी, और धीरे धीरे फिर इसने इन दोनों में से क्या हुआ? अलग हो गई दोनों, एक कोशिका ये बन गई, एक कोशिका ये बन गई। अब समझना प्लांट सेल में क्या होता है। प्लांट सेल में जो क्या नाम से माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है, गोल्जिकाएं पाई जाती है, अंतःप्रतिजालिका, ये समझा मैं आपको, मैंने अलग अलग डिवाइडेशन किया। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से वृद्धि करने लगते हैं इनमें, और इसमें एक फेगोसाइटोसिस नामक, मतलब जो कैल्शियम और फास्फोरस, ये सारे तत्व क्या होते हैं? जमा होने लगते हैं ऐसे। और इनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय, अंतःप्रद्युजालिकाएं, इनमें क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। वृद्धि होकर एक पट का निर्माण कर लेती है, मतलब ये कोशिकाएं इधर को माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्युजालिकाएं वृद्धि करी, इधर को माइट्रोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्युजालिकाएं वृद्धि करी, बीच में फेगोसाइटोसिस, एक पट नामक, नाम का नाम बता रहा हूँ, इनका नाम बता रहा हूँ, इसका निर्माण हो गया। आप पट जैसी संरचना का ध्यान रखना, मैं इसका नाम भी लिखाऊंगा आगे। ऐसे निर्माण हो गया। अब ये क्या किया, दोनों संरचनाओं में आके जाके दोनों में टुकड़े हो गए, तो एक कोशिका का निर्माण ये हो गया और एक कोशिका का निर्माण ये हो गया। अब मैंने ये लिखा है ना पादप कोशिका, अब इसके नीचे लिखना फेगोसाइटोसिस। मैंने ये इसलिए लिखा है कि बेटा आप पादप कोशिका जरूर ध्यान रखो, और तो कुछ ध्यान रखो नहीं रखो। आपको यहाँ पे यदि फेगोसाइटोसिस लिखा देता तो आप पादप कोशिका में भूल जाते, इसलिए नोट्स के रूप में लिखा रहा हूँ कि आप पादप कोशिका फिर फेगोसाइटोसिस ध्यान रखो। एक फेगोसाइटोसिस की पट्ट बन जाती है, परत बन जाती है, जिससे दोनों कोशिकाएं अलग अलग रूप में हो जाती है। इतना समझना है आपको। फिर कोशिका विभाजन की बात करें, जंतु कोशिका में किस प्रकार होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, समझो। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम केंद्रक में होते हैं। जब इनमें माइट्रोकॉन्ड्रिया और इनकी संख्या बढ़ने लगती है, मान लो ये छोटी सी कोशिका है, ये धीरे धीरे अपना रूप माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रतिजालिकाएं, इनका कोशिका द्रव्य में जब वृद्धि होगी तो ये कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फूलकर मोटी हो जाएगी। केंद्रक वैसे के वैसे रहेगा। जब धीरे धीरे मोटी होने लगेगी तो इसमें एक खांच जैसी संरचना आ जाएगी, जैसे पट खांच जैसी संरचना में ये विभक्त होने लग जाएगी। अब धीरे धीरे जब इसमें प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये अवस्थाएं चलेंगी तो ये धीरे धीरे अलग होके अपनी दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, यानी एक मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। ये कोशिका विभाजन की अवस्थाएं चलती है बेटा, कि एक छोटी सी कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे किया। कुछ प्रावस्थाएं चलती हैं, इनका नाम और कार्य जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन इनमें से आएगा कि प्रोफेज अवस्था में किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा। अब समझो, मैंने आपको ये बताई प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। अब इनका भी क्रम ध्यान रखना, पीएम एटी, इनका क्रम ध्यान रखना, पीएम एटी, यानी प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज और टीलोफेज, इनका क्रम ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है केंद्रक विभाजन में किस प्रावस्थाएं सही क्रम में है। अब आप इनको पूरा पढ़ लोगे, लेकिन आपका माइनर क्वेश्चन ये था ना, ये दिमाग में से निकल जाएगा और गलत करके आओगे, जबकि आपने इनमें पीएचडी कर ली,
आपको एक एक चीज बताए इनकी कि कहाँ से तो स्टार्ट होगा, किस तरीके से क्या बनेगा, लेकिन सिंपल यही क्वेश्चन उठा दिया। इस सारणी का बनाने का मेन मोटिव यही था मेरा कि आपको इसमें से समझ आ जाए। नहीं तो मैं प्रावस्था लिखा था, सीधी जीवन प्रावस्था लिख लो, इसमें ये पाया जाता है, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था। ये प्रावस्थान में मैं नहीं कराना चाहता। मैं एक शॉर्ट वे में आपके सारणी के माध्यम से पूरा मटेरियल आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। तो क्रम वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैंने कहा लिखाऊंगा, मैं पूरा लिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा मेन सार है ना यही है। क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन किया आरएनए और प्रोटीन का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो आपको जीवन अवस्था में। अब क्वेश्चन मान लो ये आ जाए कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली का समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, और अवस्था दे दे, G2 अवस्था दे दे, प्रोफेज दे दे, मेटाफेज दे दे, जीवन दे दे, तो आपको करना क्या है। तो बेटा कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसको ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ और दिमाग में डालना चाहता हूँ। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। वो मैंने पूरा सार दे दिया। अब इनकी बात करूंगा मैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनोफेज की। अब देखो, मैंने ये चित्र समझाया कि ये कोई कोशिका है। धीरे धीरे इसने, गुणसूत्रों की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम की धीरे धीरे अपनी संख्याओं में वृद्धि की। वृद्धि करके ये दो पुत्री बेटी कोशिकाओं में टूट गई। दो पुत्री कोशिकाएं यानी डॉटर सेल, उनमें टूटी। फिर ये दोनों डॉटर सेल आगे भी कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, तो ये भी दो कोशिकाओं में। तो अब ये क्या कहलाई, जो ये है, ये इनको क्या कहोगे फिर। मान लो ये कोशिकाएं, आपने क्या कहा कि ये तो मदर सेल है। मदर सेल, मदर सेल से ये कोशिकाएं, मदर सेल ने विभाजन करके ये कोशिकाएं बनाई, ये क्या हो गई, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। जब ये डॉटर सेल इनका निर्माण करेगी पुत्री कोशिकाओं का, तो ये क्या कहलाएंगे फिर, मदर सेल। दिमाग में घुसा थोड़ा। जैसे कि मान लो एक, ये कोई पिता है और ये माता, ठीक है। जब इनके पुत्र हुए, या पुत्री मान लो, पुत्री हुई, तो ये क्या कहलाएगी, पुत्री। इनकी माता पिता होगी, पुत्री कहलाई। जब ये पुत्री के भी पुत्री हुई, मान लो इसके बेटी हुई, तो इस बेटी की ये क्या कहलाएगी, माता। माता कहलाई ना। तो इसीलिए फिर ये हो जाएगी डॉटर सेल, और ये हो जाएगी, ये मदर सेल, ये हो जाएगी डॉटर सेल। अरे रीजनिंग में, रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हो मेरे से, समझो, आप दिमाग में बैठा हो। तो इसी तरीके से एक मात्र कोशिका से धीरे धीरे, पहले इसने डॉटर सेल बनाई, फिर ये डॉटर सेल से ये मात्र कोशिका बनी, फिर ये डॉटर सेल बनाएगी। तो धीरे धीरे कोशिकाओं का एक छोटा सा रूप से, मैंने आपको बताया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव की, शुक्राणु। एक शुक्राणु से धीरे धीरे वृद्धि की, फिर वो धीरे धीरे और वृद्धि की, एक कोशिकाएं बनाई, दो कोशिकाएं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, तो धीरे धीरे पूर्णतः स्वरूप एक तंत्र का निर्माण किया ना। मैंने आपको बताया, इनका भी क्रम ध्यान रखना, बार बार दिमाग में बैठा रहा हूँ बेटा। और क्वेश्चन आता है, शायद कल भी आया था ये, मैंने कल क्वेश्चन कराया था, उसमें था ये क्वेश्चन, देखा नहीं होगा आपने। एक छोटी सी कोशिका है ना, सेल है। अब ये सेल क्या करेगी, अपने क्या बनाएगी, ऊतक, ऊतक का निर्माण करेगी। धीरे धीरे ग्रोथ करके किसका निर्माण कर लेगी, ऊतक का निर्माण कर लेगी। ऊतक से फिर किसका निर्माण करेगी, अंग, अंग का, यानी अंग तो समझते हो ना। और अंग से पूरे पूरे अंग तंत्र का निर्माण कर लेगी, यानी पूरे सिस्टम का निर्माण हो जाएगा, अंग तंत्र का। इनका भी क्रम पूछता है। अब मैंने आपको बताया, मान लो आपसे कह दे एक जीव किसका बना हुआ होता है, उस क्वेश्चन की आज बात कर लो। एक जीव किसका बना होता है। पहला ऑप्शन दे दे कोशिका, दूसरा ऑप्शन दे दे ऊतक, तीसरा ऑप्शन दे दे अंग, और चौथा दे दे अंग तंत्र। बेटा ये सुनो,
ये आपने पढ़ लिए इसलिए आपको क्या लगते हैं, सरल लगते हैं। यदि ये एक्चुअल में किसी और से जिसने नहीं पढ़े को ये यदि ये नहीं पढ़ा और ये ध्यान नहीं रहो तो वो अंग तंत्री करके आएगा कि एक जीव तो अंग तंत्र से ही बना हुआ होता है। सीधा सीधा मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ आपको बार बार कि आप इनमें ही तो कम से कम नहीं वो करो, इनमें तो गलती नहीं करो कम से कम। इसलिए मैं बार बार लेके चल रहा हूँ। एक कोशिका का टॉपिक मैंने 10 दिन खींच दिया आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बैठे। मेरा मेन मोटिव यही रहता है बेटा, दिमाग में बैठ गया आगे तक कर लोगे आप, पीछे का नहीं रहेगा। अब बताओ क्या करोगे इसमें। अब मान लो एग्जामिनर का मूड खराब है, वो तो नहीं लेना चाहता आंसर कोशिका, उसने कोशिका ही नहीं दिया, ये लो ये कोशिका ही नहीं दिया उसने। अब बताओ क्या करोगे। और फिर ऊ तक भी नहीं दे तो फिर, और फिर अंग भी नहीं दे तो ये होता है एग्जामिनर का जो पूछना चाहता है वो आपको देना पड़ेगा। यदि ये डायग्राम आपको याद होगा तो आप सही सही जवाब दे दोगे, डायग्राम नहीं हुआ तो आप गलत करके आओगे। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपके दिमाग में ज़्यादा बैठे, लिखो कम समझो ज़्यादा। अब देखो प्रोफेज अवस्था। अब मैं आपको अवस्थाओं के बारे में कुछ बताता हूँ। शुरू से बोलो अपना जो ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी। ये चीज ध्यान रखना है, PMAT यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पीएम, पीएम तो जानते हो ना कौन होता है, उसने 80 दी। अब प्रोफेज अवस्था की बात करते हैं बेटा, क्या प्रोफेज अवस्था की बात करते हैं। जैसे कि ये कोई कोशिका है, सुनो। अब मैं दोबारा ये इतना तो कर नहीं सकता, ऊपर ऊपर का ही बता सकता हूँ बेटा, समझ लिया एक बार दिमाग में आ जाएगा, समझो। जिस तरीके से ये कोई कोशिका है, अब कोशिका में ये क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, या कितने होते हैं, खरगोश में कितने होते हैं, और 40 किस्में होते हैं। चलो ठीक। तो देखो ये क्या है, गुणसूत्र है। जब इनमें क्या है, गुणसूत्र मैंने बताया ये क्या करते हैं, केंद्र का विभाजन करते हैं। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, मैं बताना चाह रहा हूं जिस चीज को गौर करना, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस चीज को सुनना। देखो क्या बताया मैंने, कि ये किसका विभाजन कर रहे हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। अभी मान लो क्वेश्चन ने दे, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं कोशिका विभाजन के लिए सहायक है। ये किसके लिए सहायक है, ऑप्शन में केंद्रक द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन या अंतःप्रदेय द्रव विभाजन, या कुछ भी ऑप्शन में डाल दे। तो आपको क्या करना है, केंद्रक द्रव विभाजन। ये छोटे से छोटे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कितने ही करा दूं आपको, इससे कोई वो नहीं है। आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये सारणी, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं इनकी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान बता देता हूँ। अब देखो प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, जैसे कि ये कोई कोशिका है, ठीक है। अब इस कोशिका ने धीरे धीरे ये क्या किया, कोशिका भित्ति और केंद्रक की जो झिल्ली है उनको धीरे धीरे समाप्त कर लिया। ठीक है, सुनो, समाप्त किया। अब क्या किया, समाप्त करके इसने गुणसूत्रों को विभाजन के लिए तैयार कर दिया, एक तरीके से पूर्णतः तैयार हो गई। और इसने तर्कु तंतु यानी तर्कु तंतु कि इस तरीके के से तंतुओं का निर्माण किया। जैसे कि ये कोशिका के ध्रुव है, निचला ध्रुव और ऊपर के ध्रुव। अब ये तंतु धीरे धीरे ऐसे तंतुओं का निर्माण किया कि इनको गुणसूत्रों को बांधना प्रारंभ कर दिया। समझे किस तरीके से, मेरी भाषा को समझना कि सर क्या कहना चाहते हैं, फिर आपको एक एक के बारे में मैं बताऊंगा। तर्कु तंतुओं का निर्माण कर दिया। अब ये तर्कु तंतु क्या करेंगे, अपने अपने ध्रुवों की तरफ खींचते चले जाएंगे।
जिस तरीके से तर्कतंतु हुए, ये धीरे धीरे अपने ध्रुव, मान लो ये ऊपरला ध्रुव है, ये नीचे का ध्रुव है, धीरे धीरे ये क्या करने करने लग जाएंगे, इनको खींचने लग जाएंगे अपनी तरफ। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ऐसे बंटने लग जाएंगे। जैसे कि समझो ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में ये गुणसूत्र पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोफेज अवस्था चली, प्रोफेज अवस्था ने इसका काम क्या किया कि कोशिका झिल्ली को समाप्त कर दिया और गुणसूत्रों को विभाजन के लिए एक तरीके से तैयार कर दिया कि ये कोशिका विभाजन करे, एक दूसरे के ध्रुवों पे चले जाए और दोनों टुकड़े केंद्र का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए कि दो कोशिकाओं में बट जाए। अब मेटाफेज अवस्था आई, मेटाफेज अवस्था ने क्या किया, इन जो गुणसूत्र हैं उनको अपने केंद्र की तरफ यानी ऊपर की तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। मेटाफेज अवस्था ने क्रोमोसोम को अपने केंद्र, जो केंद्र ध्रुव होते हैं, ये तर्कतंत्रों का निर्माण कर दिया। प्रोफेज अवस्था में इसने क्या किया कि ध्रुवों की तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। मेटाफेज अवस्था में अब खींचना प्रारंभ कर दिया। जब माइक्रोस्कोप में आजकल ऐसे डिजिटल माइक्रोस्कोप चल रहे हैं, यदि उनमें कोशिका को रख के देखे तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इस तरीके की साफ साफ नजर आती है कि जब मेटाफेज अवस्था चली तो इसने क्या किया, खींचना प्रारंभ कर दिया। जब अब इसको खींचा तो आपको साफ साफ दिखने लगा, पहले तो दिख नहीं रहा था आपको, मान लो तो मान लो ये कोई केंद्रक में पड़े हुए हैं गुणसूत्र, जब ये खींचना प्रारंभ हुए तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रतीत होने लग जाएगा कि ये ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। जब एनाफेज अवस्था हुई तो इन्होंने क्या किया, ये ध्रुव कहाँ पे चले गए, अपने ध्रुव की ओर चले गए। जो ये गुणसूत्र हैं अपने ध्रुव की ओर चले गए, ये गुणसूत्र ध्रुव की ओर खिंच गए। तो एनाफेज अवस्था को, जो कोशिका विभाजन की है, अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, मेटाफेज और एनाफेज। एनाफेज अवस्था में कोशिका का आकार का भी पता किया जाता है। जिस तरीके से कोशिका का निर्माण होता है उस तरीके से इसमें आकार का निर्माण किया जाता है। अब बताओ, समझो मेरी बात को, मैं आपके दिमाग में ये बैठाना चाह रहा हूं बेटा कि मान लो प्रोफेज अवस्था है, मान लो किसी काम को आप नोट्स बनाने में तैयार कर रहे हो, नोट्स, ओके, आप नोट्स बना रहे हो साइंस के। अब यदि नोट्स बनाने में आपको कितना समय लग जाएगा, एक एक दिन धीरे धीरे बना रहे हो, और कोई मान लो पढ़ने वाला हो आपके नोट्सों को लेता है और वो पढ़ने लगता है, तो उसको पढ़ने का टाइम लगेगा, आपको नोट्स बनाने का टाइम लगेगा। तो उस प्रकार सबसे लंबी प्रावस्था किसकी हुई, आपकी, कि आप पूरा मटेरियल क्या करके दे रहे हो, तैयार करके दे रहे हो विभाजन के लिए, मतलब पूरा मटेरियल किसी को पढ़ने के लिए तैयार करके दे रहे हो कि भाई आपको सीधा सीधा पढ़ना है, नोट्स मैंने बना दिए, डिजाइन विजाइन सब मैंने तैयार कर दी। उसी प्रकार प्रोफेज अवस्था विभाजन के लिए तैयार कर देती है कोशिका को। कोशिका भित्ति समाप्त हो गई और तर्कतंतुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया और गुणसूत्रों को एक कोशिका विभाजन के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रोफेज अवस्था को सबसे लंबी प्रावस्था कहते हैं। तो प्रोफेज अवस्था को क्या कहते हैं, सबसे लंबी प्रावस्था, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज धीरे धीरे क्या करने लग गया, तर्कतंतुओं को अपने ध्रुव की तरफ खींचने लग गया। तो खींचने लग गया तो ध्रुव माइक्रोस्कोप में दिखने लग गए कि खींच रहा है, तो अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है ये प्रावस्था। तो अध्ययन की दृष्टि के लिए सहायक, अध्ययन की दृष्टि के लिए सहायक अवस्था, बेटा ये लिखाऊंगा मैं, आपको समझना है, सिर्फ माइंड में डाल रहा हूं आपकी। अध्ययन की दृष्टि के लिए सहायक। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि केंद्रक की
केंद्रक द्रव के विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है? प्रोफेज। अध्ययन की दृष्टि से सबसे कौन सी प्रावस्था है? मेटाफेज। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि एनाफेज है। एनाफेज में कोशिका के आकार के बारे में डिसाइड किया जा सकता है कि कोशिका किस शेप में बनेगी। तो एनाफेज में क्या होगा? कोशिका के आकार का पता लगाया जाएगा, का पता लगाया जाएगा। और टीलोफेज है, जब ये कोशिका एक दूसरे से ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे गुणसूत्र, तो धीरे धीरे कोशिका का विभाजन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? संपूर्ण कोशिका को अलग करने का काम करेगा। टीलोफेज अवस्था में ये पूर्णतः परिपक्व अवस्था है और इसमें पूर्णतः परिपक्व डीएनए और कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो आपके दिमाग में बैठा कि ये क्या क्या काम करते हैं और इनसे क्या क्या होता है। आपको मैंने एक मतलब ये एक एक पेज की अवस्था है यदि लिखा है तो आपको, लेकिन जो काम की चीज है उनमें से वर्ड उठा के मैंने आपके दिमाग में डाला है। अब आपको लिखना कैसे? अब नोट्स बनाओ आप। टॉपिक डालोगे कोशिका कोशिका मैं समझाने में टाइम वेस्ट करता हूं तो इसका मेरे को फायदा मिलना चाहिए, ध्यान रखना आप कि आपके दिमाग में जो लिखाता हूं वो मैं आपके दिमाग में बैठा देता हूं। कोशिका विभाजन। लिखो, मात्र कोशिका के द्वारा टॉपिक डाल के लिखो, मात्र कोशिका के द्वारा कोशिका में विभाजन करके पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। अब छोटा सा आपको डायग्राम बनाना है। किस तरीके के से? मात्र कोशिका है, ये किसका निर्माण करेगी? पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये पुत्री कोशिकाओं भी फिर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। समझे? अब ये क्या हो जाएंगी? फिर मात्र कोशिका, ये फिर पुत्र कोशिका। इतना दिमाग में बैठा आपके? आगे चलो। ये सहारणी जरूर बना लेना बेटा, ठीक है भाइयों? ये सारणी पहले बनाना, उसके बाद में लिखना, आपको समझ में। अब टॉपिक डालो अंतरा अवस्था। चलो एक छोटी सी बात और समझ लो, मैंने समझा दिया। कोशिका का विभाजन 3 प्रकारों से होता है। कोशिका का विभाजन होता है 3 प्रकार से होगा। किस तरीके से होगा ये भी आप समझो। पहला विभाजन होगा अर्धसूत्री। सुनो, पहला विभाजन समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। बेटा ये सुनो, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री, ये 3 प्रकार के विभाजन होंगे। अब इनमें क्या करेंगे? ये 3 प्रकार के विभाजन होंगे जिनमें अपनी जो प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज ये अवस्था चलेगी और अंतरा अवस्था चलेगी। बस इसमें समझना है कि समसूत्री विभाजन तो आखिर होता किसमें है, अर्धसूत्री विभाजन आखिर होता किसमें है और असूत्री किसमें होता है। ये चीजें समझेंगे। फिर समझेंगे अपन ये किस तरीके से समसूत्री में विभाजन होता है। जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ये चीज को ध्यान रखना। जनन कोशिकाओं से एक कोशिका से धीरे धीरे डेवलप होकर किस तरीके की कोशिकाएं बन गई। क्या
नर और मादा में जनन हुआ तो किस प्रकार पुत्री कोशिका का जन्म हुआ, किस प्रकार पुत्र डॉटर सेल का या फिर पुत्र का, तो उनकी बात करेंगे। समसूत्री में कि कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, कि कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार समसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री की बात करेंगे कि मैंने पढ़ाया कि जीवाणु में किस प्रकार समसूत्री विभाजन होता है, वायरस में किस प्रकार होता है, या फिर कहें अपन प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार होता है, कि आखिर ये किस किस तरीके से विभाजन करते हैं। लेकिन इनका लिखाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि बेटा प्रावस्था यही चलेंगी, अब किस किस में किस तरीके से चलेंगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन के लिए मैंने ये तैयार कर दिया, अब आपको लिखना है अंतरावस्था। लिखो, कोशिका डाला, कोशिका की परिभाषा लिखी, फिर दूसरा लिखो कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्रोमोसोम के द्वारा होता है, जबकि क्रोमोसोम के द्वारा एक खांच के रूप में होता है। जबकि पादप कोशिका में फेगोसाइट्स पट्ट के रूप में कोशिका विभाजन होता है। लिख लिया। अब सेकंड डालेंगे अपन अंतराप्रावस्था। टॉपिक 1 अंतराप्रावस्था। अंतराप्रावस्था में एटीपी, डीएनए आदि का निर्माण होता है, वह कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है। इनकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। इसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे अपन कल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।